बच्चों, आज हम लोग कथा साहित्य का विकास इस विषय पर पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को छंद बताया था और जो मैं कथा साहित्य का विकास इस पर मैं बताऊंगी आपको संक्षेप में। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगी, ठीक है। साहित्य अनुभूति की आत्मा है। जब भाव और अनुभूति की प्रेरणा मनुष्य के मन मस्तिष्क में सघन होने लगती है, तब उसके अंतःकरण में एक अकुलाहट उत्पन्न होती है। यही अकुलाहट उसे अभिव्यक्ति की ओर प्रेरित करती है। सघनतम अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को कभी भी रोका या दबाया नहीं जा सकता, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए अपनाए जाने वाले माध्यम अलग हो सकते हैं। कभी तो मनुष्य वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति करता है, कभी अपनी आकृति से और कभी अपने हाव भाव से। यह भी निश्चित है कि वह अपनी अभिव्यक्ति को अधिकाधिक रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। मनुष्य को प्रकृति से वाणी के रूप में अभिव्यक्ति का एक अद्भुत वरदान मिला है। वाणी के द्वारा ही वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को व्यक्त करता है। यह अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, पद्यात्मक और गद्यात्मक, यानी कि एक पद्य के द्वारा और दूसरा गद्य के द्वारा। पद्य छंदबद्ध या लयबद्ध भावात्मक रचना होती है, जबकि गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना। इस प्रकार विचारात्मकता एवं भावात्मकता को साहित्य प्रकारों के भेदक तत्व के रूप में माना जा सकता है। पद्य में संवेदना और कल्पना की प्रधानता होती है, जबकि गद्य में विवेक और तर्क की। मनुष्य की कथा कहने की प्रवृत्ति अत्यधिक प्राचीन है, संभवतः उतनी ही प्राचीन है जितना कि मनुष्य स्वयं और उसकी मानवता। आरंभ में कहानियाँ मनोरंजन और आत्मसंतुष्टि के लिए कही और सुनी जाती थी। सभ्यता के विकास के साथ व्यक्ति और समाज के महत्वपूर्ण अनुभव, नीति और उपदेश, सामाजिक सुधार, बाह्य आंतरिक अनुभूतियों आदि की अभिव्यक्ति हेतु भी कहानी को माध्यम बनाया गया। अपनी वर्णनात्मक विशेषता के कारण ही गद्य की अनेक विधाओं, निबंध, नाटक, व्यंग्य, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, गद्य गीत, डायरी, पत्र लेखन आदि।
अब इसके आगे हम चलते हैं कहानी की परिभाषा। इसकी परिभाषा के विषय में बताते हैं। अभी तक आपको मैंने कथा साहित्य का विकास, कहानी की परिभाषा। कहानी का जो स्वरूप हमारे प्राचीन साहित्य में था, आधुनिक रूप में वह बिल्कुल भिन्न है। क्षणे क्षणे यन्वतामुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः के आधार पर इसका स्वरूप क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त करता जा रहा है। यानी कि दिन पर दिन कुछ न कुछ नया प्राप्त करता जा रहा है। क्या? कहानी। यही कारण है कि कहानी की समय समय पर जो परिभाषाएं दी गईं, उनमें पर्याप्त अंतर आया है। ठीक है। कहानी एक निश्चित प्रकार का वर्णनात्मक गद्य है, जिसके पढ़ने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। चार्ल्स वेरेट का कथन है कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन है। प्रसिद्ध आलोचक H.E. बेट्स कहानी के स्वरूप की विविधता को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि समस्त गद्य रूपों में कहानी सर्वाधिक लचीली है। यह कथानायक या पात्र रहित गद्य पद्य से लेकर जटिल मानवीय संवेगों के विश्लेषण तक भी हो सकती है। ठीक है। ये आपका कहानी की परिभाषा के अंतर्गत है। फिर बाबू गुलाब राय के अनुसार कहानी एक स्वतः पूर्ण ऐसी रचना हो जिसमें एक तथ्य का प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं का आवश्यक उत्थान और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने का वर्णन हो। और सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद के अनुसार कहानी ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेलबूटे सजे हुए हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के शब्दों में कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। समस्त परिभाषाओं के आधार पर कहानी के निम्नलिखित लक्षण निर्धारित किए जा सकते हैं। कहानी में किसी एक विषय के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ संवेदनात्मक अनविति होनी चाहिए। नंबर 2, मानवीय संवेदनाओं, अनुभूतियों एवं तथ्यों की रोचक अभिव्यंजना होनी चाहिए। नंबर 3, कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ जीवन की शाश्वत समस्याओं का उद्घाटन या प्रकटन भी कहानी का लक्ष्य होना चाहिए। कथानक नितांत काल्पनिक ना होकर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहानी को पढ़कर ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि यह मेरी अथवा उसकी ही कहानी है। नंबर 5, कहानी का आकार अथवा वस्तु तत्व चरित्र, घटना एवं कथानक की दृष्टि से लघु होना चाहिए। लघु मतलब छोटा।
पात्रों के चरित्र चित्रण सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कहानी के तत्वों के विषय में बताते हैं। कहानी कला की दृष्टि से कहानी सृजन के 6 मूल तत्व निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1 कथानक, कथावस्तु। नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3 कथोपकथन यानी कि संवाद। नंबर 4 वातावरण, देशकाल। नंबर 5 भाषा शैली। नंबर 6 उद्देश्य। यानी कि इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर ही कहानी लिखी जानी चाहिए। ये तत्व का समावेश उस कहानी में आवश्यक है। ठीक है। इन 6 तत्वों के अतिरिक्त कुछ विद्वान कहानी के शीर्षक को भी पृथक और मूल तत्व मानते हैं। अब हम इन 6 तत्वों के विषय में आपको संक्षेप में बताते हैं। नंबर 1 आपका आया कथानक यानी कि कथा वस्तु। कहानी का लेखन जिस मूल घटना को आधार बनाकर किया जाता है वह उस कहानी का कथानक कहलाता है। यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कथानक को कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कथानक को परिभाषित करते हुए कहा गया है, विविध पात्रों के क्रियाकलापों और विभिन्न घटनाओं से निर्मित संपूर्ण कथा को ही कहानी का कथानक कहा जाता है। यानी कि जो विभिन्न उसमें पात्र हैं उनके सभी क्रियाकलाप और विभिन्न घटनाओं से निर्मित संपूर्ण जो कथा बनी है उसे कहानी का कथानक कहते हैं। कथानक का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन बिना कथानक के तो कहानी के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आधुनिक कहानियों में इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनमें कथानक की अनिवार्यता न रह जाए, लेकिन ऐसे प्रयोग बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए इस कथानक का होना नितांत आवश्यक है। कहानी के स्वरूप को निश्चित करते समय किसी भी कहानीकार को युगबोध और भावबोध दोनों ही दृष्टियों से विचार करना चाहिए। कहानी के कथानक में 3 कथा स्थितियाँ होती हैं, जैसे आरंभ, उत्कर्ष और अंत। मतलब इन 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। अब नई कहानियों में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इनमें कुछ ऐसी कहानियाँ मिली हैं जिनके कथानक दोहरे होते हैं। क्या होते हैं? दोहरे होते हैं। कथा वस्तु में क्रमबद्धता के साथ साथ कुतूहल एवं चमत्कार का भी विशेष महत्व होता है। कुछ कहानियाँ ऐसी भी लिखी गई हैं जिनमें कथा वस्तु, घटनाओं, कार्य कारण आदि की स्थिति एकदम नगण्य है। कहानी का शीर्षक आकर्षक, उत्सुकतावर्धक, स्वाभाविक एवं नवीन होना चाहिए। इससे कहानी के केंद्रीय विचार की झलक मिलनी चाहिए।
आकर्षक शीर्षक कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तथा कथानक से कटा हुआ शीर्षक बनावटी एवं अस्वाभाविक लगता है। अब नंबर 2 आपका आया पात्र एवं चरित्र चित्रण, यानी कि उस कहानी में जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण। कथानक के बाद कहानी के मूल तत्वों के पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण को स्थान दिया जाता है। कहानी में इस तत्व के आनुपातिक महत्व को प्रतिपादित करते हुए बाबू गुलाब राय ने लिखा है, आजकल कथानक को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि चरित्र चित्रण और भावाभिव्यक्ति को। चरित्र चित्रण का संबंध पात्रों से है। कहानी के पात्रों की संख्या न्यूनातिन्यून होती है। कहानी में पात्र एवं कथा वस्तु का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध होता है। दोनों मिलकर ही कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करते हैं। कहानी में 2 प्रकार के पात्र होते हैं, कुछ सामान्य तथा कुछ प्रतीकात्मक। सामान्य पात्रों के भी 2 वर्ग होते हैं, कुछ वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं तो कुछ व्यक्ति का। क्योंकि कहानी लघु प्रसार वाली होती है इसलिए उसमें नायक के चरित्र को ही अधिक प्रधानता दी जाती है। दूसरे पात्रों के चरित्र को प्रमुखता देने पर कहानी का मूल भाव दब जाता है। पात्र को वातावरण एवं परिस्थितियों के संघर्ष के विविध रूपों में प्रस्तुत करना ही कहानीकार के शिल्प की कुशलता है। वर्तमान युग का बौद्धिक पाठक चारित्रिक वैभिन्न को देखना एवं समझना चाहता है। पहले की कहानियों में पाठक में कुतूहल एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने तथा उसे तृप्त करने की प्रवृत्ति की प्रधानता हुआ करती थी। आज का पाठक चित्रित व्यक्ति के मनोलोक में प्रवेश कर उसके अंतर जगत की झांकी प्राप्त करने का इच्छुक होता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक कहानी का आधार अब मनोवैज्ञानिक सत्य है। वातावरण एवं परिस्थितियों का अब कोई स्वतंत्र महत्व नहीं रह गया है। अब ये केवल पात्रों के सूक्ष्म मनोभावों के प्रस्तुतिकरण में ही योगदान देते हैं। वर्तमान कहानियों के चरित्र चित्रण की 4 प्रणालियाँ मिलती हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विश्लेषणात्मक, नंबर 3 सांकेतिक और नंबर 4 नाटकीय। वर्णनात्मक प्रणाली के अंतर्गत लेखक चरित्र की विशेषताओं का वर्णन स्वयं करता है। विश्लेषणात्मक प्रणाली के अंतर्गत लेखक चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन विभिन्न मानसिक स्थितियों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए करता है। सांकेतिक प्रणाली को अपनाकर वह चरित्र के महत्वपूर्ण अंशों की ओर संकेत करता है। नाटकीय पद्धति में वार्तालाप और क्रिया व्यापार की प्रधानता के आधार पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में लेखक द्वारा विशेषताएं प्रस्तुत करता